मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में पर्टिकुलर डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो वेव लाइट को वेव ट्रीट करके हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। बट इस क्लास में जो मुझे डिस्कस करना है, पर्टिकुलर डिस्कस करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर आपका इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कस इंटरफेरेंस के बारे में, क्योंकि इसी से इंटरफेरेंस का जो रीजन है ना, इंटरफेरेंस के कंसेप्ट डेवलप होती है। देखिएगा फटाक से सबसे पहले हम लोग लेते हैं टॉपिक का नाम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कभी कभी शॉर्टकट में हम इसको YDSE भी लिखते हैं। देखिएगा ये आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इसके थोड़ा सा डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, चाहे इसके साइंटिस्ट के नाम भी लिख लीजिए, स्टार्ट में सही रहे। यंग इन 1801 के आसपास में ये आपका डिस्कवर किया गया था। इन 1801 observed a system of alternate black and white black लिखते हैं, bright लिखिए, सॉरी, bright and dark regions when light is observed by passing through two pinholes placed in front of the source। इसका मतलब क्या, मैं डायग्राम आपको बता दूंगा, पहले तो इसका सेंटेंस लिखिए। यंग इन 1801 observed a system of alternate bright and dark region in which light is observed by passing through two pinholes placed in front of the source. The alternate maximum and minimum, the alternate maximum and minimum cannot be explained due to rectilinear motion, rectilinear propagation of light, rectilinear propagation of light. However, the wave theory can explain alternate maximum or minimum the phenomenon is known as इंटरफेरेंस। तो इतना डिटेल में आपको इंटरफेरेंस का डेफिनेशन नहीं लिखना है, हम आपको फिर से दिखाएंगे, पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिएगा उन्होंने क्या क्या कि टू पिन होल से प्लस लाइट का जो सोर्स था उसको क्या किया, टू पिन होल से पास करवाया। आपने तो उसको जब उससे पास करवाया तो उन्होंने देखा कि वो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रीजन को क्रिएट करती है, ब्राइट एंड डार्क रीजन को क्रिएट करती है। और वो डार्क और रीजन क्रिएट जो होती है ना, उसको अगर हम एक रेक्टेंगुलर रीजन की तरह ट्रीट करें तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहती है। हर हमेशा अल्टरनेट जो डार्क और ब्राइट रीजन बनती है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फर्दर नीचे में लिख लीजिएगा, फर्दर द
सेंट्रल पॉइंट इक्विडिस्टेंट from two slits comes to be bright enhances for ऊपर वाला आप कर लेते हैं, फिर आपको हम और एक्सप्लेन करके डायग्राम से बताएंगे। Further, from two slits comes to be bright enhances for suggestion of wave nature as the secondary waves from coherent sources S1 and S2 reach simultaneously due to superposition of waves originating from S1 and S2, the alternating minima and maxima will be ऑब्जर्व। तो यहाँ पे क्या है कि देखिएगा, आप थोड़ा सा इसका डायग्राम पे पहले नीचे में आप लोग लिख लिए हैं, चलिए नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट में रब करके हम इसको फिर एक सेंटेंस और उसको भी लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। विल बी ऑब्जर्व्ड फाइनली चलिए छोड़ दीजिए, यहीं पे लिखकर खत्म हो गया। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग कर रहे थे, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट को थोड़ा सा कर ले, नीचे में डायग्राम हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए कोई सोर्स है, ठीक ऐसे। अब जब लाइट इससे इमर्ज करेगी, बाहर निकलेगी, तो ऑटोमेटिक है कि ये स्फेरिकल आपका स्टार्टिंग में देगा। एक लार्ज डिस्टेंस पे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ये आपका प्लेट रख लेता हूँ, कोई स्लिट सा, और यहाँ पे स्लिट प्लेट यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे होल कर लेता हूँ एक S1 और यहाँ पे S2, यहाँ पे 2 होल कर लिया, उसी को मैंने पिन होल्स बोला। तो इससे लाइट जब पास करती है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ऐसा ही इवेंट यहाँ पे क्रिएट होगी, फिर यहाँ पे भी क्या होगी, ऐसा ही इवेंट क्रिएट होगी, और ये फिर आगे जाएगी। फिर ये इसके बाद जो ये जाती है, मतलब 2 पिन होल्स रखने के बाद ये फिर यहाँ पर जब जाती है, तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट करती है, डार्क ब्राइट, फिर यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट, यहाँ पे डार्क लिख दीजिए, यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इस तरह से ये रीजन क्रिएट करता है, और ये जो रीजन होता है इस तरह से होता है। मान लीजिए आपका डार्क कर दिया और मैं बीच में स्पेस खाली छोड़ देता हूं, जो आपको ब्राइट स्पेस को शो करेगी, बीच में जो ना इसको ब्राइट कहते हैं। फिर ये आपका डार्क आ गया, ये डार्क, फिर ये ब्राइट, सॉरी बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर यहाँ पे डार्क आ जाता है। ये जो रीजन जहां पे डीबी इस तरह से, लेकिन इस तरह का रीजन क्रिएट होता है, और यही जो आपका होता है ना, ये इवेंट जो होता है, इसको हम लोग इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, समझ गए। और इंटरफेरेंस का डेफिनेशन लिखते हैं फिर से आपको, तो यही आपका इवेंट जो होता है इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, बी इस तरह से ये आपका बहुत सारा आपका क्रिएट होता है। और इसमें एक टर्म आता है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है ना, विथ अप टू सक्सेसिव अल्टरनेट डार्क रीजन कहिए
या दो ब्राइट रीजन के दोनों की जो चौड़ाई होती है ना, उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये जो आपका चौड़ाई है ना, ये यहाँ से यहाँ के बीच का, उसी को हम एक्स बार और बी से भी डिनोट करते हैं, जो कि फ्रिंज विड्थ कहलाता है। या आपका ये भी हो सकता है बी और एक्स बार। तो ये जो आपका यहाँ पे जो ये स्लिट जैसा बनता है, ये आपका रीजन जो बनता है डार्क रीजन, या तो उसके बीच के कंसेक्यूटिव अल्टरनेट टू अल्टरनेट कंसेक्यूटिव dark region and bright region have a proper width that is called fringe width। तो उसको फटाफट हम लोग लिखते हैं फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन। तो देखिएगा एक टर्म आ गया फ्रिंज विड्थ, तो उसको लिखते हैं, इसको रख कर ले। देखिएगा अब एक्सपेरिमेंट कभी कभी आप लोग के बोर्ड में भी पूछ देता है कि इसके एक्सपेरिमेंट को लिखिए, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो वहां पे तो ये डायग्राम को अगर समझ गए और इसकी लॉजिक को समझ गए तो सारी तो चीज सेम है ना, उसी को केवल आपको लिख देना है लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। चलिए, तो इसका मतलब मेरा एक टर्म आता है इसमें, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज विड्थ, तो इसको डिफाइन करना पड़ जाता है। इसको हम लोग बी से भी डिनोट करते हैं और एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो लिखिएगा द सिस्टम ऑफ अल्टरनेट bright and dark region is called fringe। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज। मतलब अगर दो लेते हैं, एक ब्राइट एक और डार्क लेते हैं, दोनों का जो सिस्टम होता है वो आपका फ्रिंज कहलाता है। एंड इट्स विथ एंड द सेपरेशन बिटवीन to consecutive bright or dark region is called fringe width। क्या कहलाता है? ये आपका फ्रिंज विड्थ कहलाता है, जो इट इज सिंपली डिनोटेड बाय बी और एक्स बार। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट टर्म आता है, वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या समझते हैं इसको, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। टर्म से आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव, या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बोलिए, या सिंपली इंटरफेरेंस के नाम से भी जानता है। या लाइट लिखिए, टॉपिक तो लाइट है ना। लिखिएगा क्या होता है, इफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ traveling in a medium along in a straight line and meet at different point, then the resultant intensity of light is changed, or you can say that modified somewhere it is maximum and somewhere it is minimum. That is, this distribution of energy in such a way is called interference of light।
इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोले या इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोले, अगर लाइट है तो लाइट होगा, अगर वेव है तो वेव होगा। तो ये हो जाता है आपका इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का एक्चुअल डेफिनेशन इसी तरह से होता है कि अगर दो वेव्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी आप उसको वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, सेम है, और वो प्रोपेगेट्स करता है इन स्ट्रेट लाइन किसी भी मीडियम में, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि वो किसी पॉइंट पे मिलता है, अलग अलग पॉइंट पे मिलता है, और अलग अलग पॉइंट पे मिलता है तो उसके समय क्या होती है कि उसकी इंटेंसिटी में चेंजिंग आ जाती है। तो जब उसकी इंटेंसिटी में चेंजिंग होती है तो उस दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, वही आपका जो रिजल्टेंट होता है वो आपका चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब कहीं पे आपका मैक्सिमम हो जाता है तो कहीं पे आपका मिनिमम हो जाता है। और ये जो फेनोमेना होता है वो आपका जो होता है इस तरह से जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना हो गया, ये आपका कहलाता है क्या? इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग इंटरफेरेंस समझ गए होंगे। अगर आप इंटरफेरेंस समझ गए तो इसका थोड़ा सा एक मैथमेटिकल पोर्शन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए ना इसकी मैथमेटिकल पोर्शन क्या है। जब यहाँ पे ये इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे दो केस होती है, एक आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक मिनिमम इंटेंसिटी। तो किस केस में आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, किस केस में आपका मिनिमम इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, उसके बारे में देखिएगा। तो उस केस के लिए क्या है देखिएगा, फॉर मैक्सिमम फेज डिफरेंस, फॉर मैक्सिमम फेज डिफरेंस। अगर हम मैक्सिमम फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो वहां पे डेल फाई जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 2n पाई होना चाहिए। मतलब इवन मल्टीपल या टाइम्स भी लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये होना चाहिए। या इसी को कह सकते हैं क्या कि आपका वेयर, यहाँ पे लिख लीजिए वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, तो उस केस में जो चेंज होता है ना ये डेल एक्स, वो आपका लैम्डा बाई 2n इंटू क्या होता है डेल फाई हो जाता है। तो अगर आपका और ये आपका लैम्डा बाई 2n इंटू के फाई हो जाता है, और यहाँ पे लैम्डा के बराबर जो होता है आपका वो होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा। ये भी बात याद रखेंगे, जो कि आपका सारा का सारा कौन से याद आता है, ये आपका एसएचएम से याद आता है। ये सब के बारे में अगर जानते हैं तो जानते हैं, बट उतना नहीं जानते तो इतना याद रखेंगे आप लोग कि फेज डिफरेंस मैक्सिमम के लिए आपका ये जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, फेज डिफरेंस डेल फाई होना चाहिए, ये फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यही आपका मिनिमम के केस में क्या रहता है, यहाँ पे अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम के केस में क्या होता है कि मिनिमम फेज के केस में होता है कि आपका ऑड मल्टीपल आ जाता है 2n + 1 * पाई, और यहाँ पे आ जाता है ऑड। और ऑड के केस में क्या होगा 1 पुट कीजिए तो आपका आ जाएगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, और यहाँ पे लिख देंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई व्हेन n = इस तरह से आते रहेंगे। और यहाँ पे जो आपका डेल एक्स हो जाता है उस केस में क्या आ जाएगा, इस चीज को रख कर ले तो इस केस में आपका डेल एक्स आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल फाई बराबर 2n + 1 * पाई आया, तो ये आपका 3 पाई 5 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, सॉरी 7 पाई 9 पाई 11 पाई, इस तरह से जा रहा है। तो इस केस में जो आपका आएगा ना डेल एक्स, वो आपका या तो पाई बाय 2 लैम्डा बाय 2 आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, 5 लैम्डा बाय 2 आएगा, मतलब ऑड टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 आ जाता है। ठीक है, इसी को कह सकते हैं 2n + 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2, ये फॉर्म में आ जाता है इसका फेज, ये पाथ डिफरेंस आपका इस तरह से आ जाता है, समझ गए। और ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। तो यही कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा के केस के, समझ गए। अब जो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, वहां पे डिस्कस मुझे करना है, अभी डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, अभी तो टाइम है आप लोग का। तो आगे अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, मतलब हर हमेशा क्या इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए देखिएगा टॉपिक आता है आपका कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है इसके बारे में। तो अब हमें लिखना है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। देखिए सबसे पहला आता है इसके कंडीशन के लिए, मतलब इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करेगा जब तक ये सब सारी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। सबसे पहला आता है द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है याद रखेंगे आप लोग। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है हैविंग
सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा इसका जो कंडीशन है, दूसरा जिसका कंडीशन है वो देखिएगा, इसका दूसरा कंडीशन आता है आपका द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट बोथ फेज मस्ट, कोहेरेंट का मतलब हुआ बोथ फेज मस्ट हैव कांस्टेंट रिलेशनशिप। तीसरा आता है आपका द इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेज मस्ट बी कंपेरेबल। तो दोनों का जो इंटेंसिटी होना चाहिए ना वो आपका कंपेरेबल होना चाहिए। ये हो गया कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो कभी कभी एग्जाम में आपका 2 नंबर में पूछ देता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ कैन यू फाइंड द फ्रिंज विड्थ, लेंथ ऑफ फ्रिंज विड्थ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा आप लोग, टॉपिक आता आपका कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। इसको इससे डिनोट करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे मान लिया कि कोई आपका पॉइंट सोर्स है यहाँ पे S, और यहाँ पे आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई पहले S1 होगा, फिर ये आपका S2 होगा, ये सेकेंडरी पार्ट में आपका चले जाता है। अब ये यहाँ तक आया S1 और S2, एक मिनट के लिए मान लिया आपका S1 है, ये आपका S2 है। फिर ये जब यहाँ से आपका क्या होगा, इस तरह से आपका, इसको मत डायग्राम उस तरह से, इसी तरह से रख दीजिए। और आपका फिर ये फाइनली जो होगा इस पॉइंट ए पर मान लीजिए क्या आ गया, इस पॉइंट ए पर आ गया, तो ये आपका हो गया, और S2 का आप इसे मिला दीजिए। मान लीजिए कि इसका इस तरह से व्यू है, चाहते हैं तो बना लीजिए, इस तरह से इसको भी बना लीजिए। अब देखिए ये जो है इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप अगर मान लें कैपिटल की D, और ये जो पूरा D स्मॉल डिस्टेंस, इसको अगर आप कैपिटल D स्मॉल d मान लें, तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा इसका यहाँ से यहाँ तक, इसको d/2 करने में कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसको d/2 करने में कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करें तो यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हो भाई। तो सबसे पहले इसको हमने SY माना और इसको हमने S2 माना, तो यहाँ से S2A को क्या कर सकते हैं, सो बाय ज्योमेट्री क्या सकते हैं, S2A बराबर जो होगा ये आपका क्या S2A, तो S2A बराबर क्या कहेंगे, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, ये आपका जो है S2A, S2A बराबर क्या कहेंगे, इसमें अगर ध्यान दें S2A, तो यहाँ पे y प्लस d/2 ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, बेस इसका d, यहाँ से कर सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, ये पावर 2 लिख लेंगे बाद में, d स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ y है, यहाँ से यहाँ d/2, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस d/2 का होल स्क्वायर और पावर 1/2। अब इसको फिर हम अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये x प्लस a का पावर हाफ जब लेते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ना, ये जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए x प्लस a है, तो ये जो आपका पावर होता है, तो ये आता है आपका रूट अंदर x प्लस 1/2 इंटू ये जो a है, ये आपका x है, इस तरह से मत लिखिए, सॉरी 1 मिनट के लिए पहले आप लोग इसको इस तरह से लिखिए, 1 प्लस x का पावर हाफ रहता है, तो इस तरह से लिखिए 1 प्लस 1/2x, इस तरह से आ जाता है। इस तरह से आपका नेक्स्ट टर्म पीरियड आपका इंक्रीज करते रह जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे उसी तरह से अगर ये पावर 1/2 है, इसको अगर आप इसमें से d स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो ये पावर बाहर निकल करके d दे देंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसका अप्लाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं d × 1 प्लस ये जो पार्ट हमने लिखा है, ये आपका 1/d स्क्वायर का फॉर्म दे देगा यहाँ पे 1/d स्क्वायर, और ये 1/d स्क्वायर फिर इसको स्प्लिट करेंगे तो 1/2d स्क्वायर इनटू y प्लस d/2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बहुत सारा टर्म होगा, तो इसका पावर 1/2 होता है। आप लोग पढ़ेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन आता है, उसमें इसको पढ़ा जाता है स्पेशली रूप से। तो यहाँ पे पावर 1/2 या और भी टर्म होगा, बट हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, शुरू का कुछ टर्म रहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या ऑप्शन करेंगे d प्लस 1/2d इंटू y प्लस d/2 होल स्क्वायर, ये इसका टर्म आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे S1A निकालना चाहिए, S1A बराबर क्या होगा d प्लस 1/2d इंटू y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये क्यों होगा,
क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपका S1A निकालेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ y है और ये आपका क्या है d/2। तो यहाँ से यहाँ अगर y है और यहाँ से यहाँ d/2 है तो इसको y में से d/2 घटाएंगे तो क्या होगा y माइनस d/2 और ये आपका d है, इसलिए मैंने यहाँ d² प्लस y माइनस d/2 कॉल इसको लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट लिख दिया। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकाले जिसको हम लोग फेज डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसको आप कर लिए और हम डायरेक्ट निकाल देना चाहते हैं। ये आपका S2A माइनस S1A अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, सो यू कैन राइट S2A माइनस S1A इज इक्वल टू क्या होगा, डी दोनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में डी कॉमन है, बच क्या जाएगा, रिमेश टर्म जो बचेगा वो आपका बचेगा 1/t इंटू वाई प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये आपका बच जाएगी और ये 1/2 दोनों में कॉमन आ जाएगी। फाइनली इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/2 इंटू इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो दोनों का जो स्क्वायर पॉजिटिव पार्ट दोनों का रद्द हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका d/2। तो d/2 इधर d/2 क्या दैट मींस टोटल में क्या होगा 2 d/2 2 टाइम्स फिर d/2 2 टाइम्स इंटू y आल्सो। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4y d/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 से 2 टाइम्स में कर देगा 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा आपका d/d इंटू लैम्डा। तो अगर d/d इंटू लैम्डा आया क्या दोनों का पाथ डिफरेंस, अगर हम मान लिया पाथ डिफरेंस को डेल x मान लिया, क्या मान लिया पाथ डिफरेंस को डेल x कर लिया 1 मिनट के लिए, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सो इन केस ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम ले लेते हैं। तो इन केस ऑफ मैक्सिमम ऐसा मतलब इसको अब यहां तक रखे रहिए डेल x, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने दीजिए, इसको रख कर ले। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला d इंटू डी स्मॉल डी बाई कैपिटल टी इंटू लैम्डा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है, इस बात को आपको याद रखिए। अब देखिएगा अब देखिएगा डेल x मान लीजिए एट ए जो आपका पॉइंट ए है इज गिव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर पॉइंट ए आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी देती है तो वहां पे डेल एक्स बराबर क्या होगा एन लैम्डा, क्या होगा एन लैम्डा। तो ये एन लैम्डा जो डेल एक्स बराबर एन लैम्डा होगा, जहां आपका एन बराबर क्या है 0 1 2 इस तरह से नेचुरल नंबर हो गया, तो इसके समय क्या कहेंगे आप लोग, सो एन लैम्डा इज इक्वल टू d/d इनटू लैम्डा, लैम्डा कैंसिल हो गया, सो आपका क्या हो गया y बराबर, अच्छा एन लैम्डा इनटू एक y यहां पे बचा हुआ था, सॉरी y छूट गया, तो यहां पे y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर आपका आ गया d इंटू एन डिवाइडेड बाय d। तो यहाँ पे जो ये आपका y आ गया वो d कैपिटल D इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाय सॉरी कैपिटल D डिवाइडेड बाय कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू n हो गया। और ये आपका y क्या था, आप अगर गौर करेंगे तो ये आपका जो y था वो क्या था, a से लेकर के आपका इस ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस था, ठीक। तो ओरिजिन यहाँ पे बीच में माने थे, तो इसका यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका d/2 था और यहाँ से आपका y था, ठीक। तो ये y अगर जानते हैं तो ये d/2 अगर आप जानते हैं तो आराम से y प्लस d/2 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब देखिए और अगर आप nth इसी में अगर आप इसको रख कर ले, अगर इसी में आप nth फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं, इन केस ऑफ nth ये आपको दे दिया ना ये क्या निकला y बराबर d इंटू कैपिटल D इंटू n बाई स्मॉल d। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड हेंस फॉर nth मैक्सिमम, अगर हमें मैक्सिमा nth फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो वो आपका yn बराबर जो आएगा वो d बाई स्मॉल d इंटू n इंटू लैम्डा हो जाएगा, मतलब लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। ये आपका आ गया। तो यहाँ पर फॉर नेक्स्ट के लिए अगर निकालेंगे तो फॉर नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, अगर फॉर नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो ये आपका yn प्लस 1 आ जाएगा और लैम्डा इज सिंपल n इज सिंपली डिवाइड रिप्लेस बाय n प्लस 1, सो यू कैन राइट कैपिटल D इंटू स्मॉल d इंटू n प्लस 1, ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप फ्रिंज विड्थ तो पहले भी निकाले थे और यहाँ पे कर सकते हैं सिंस फ्रिंज विड्थ क्या आता है लेंथ ऑफ फ्रिंज विड्थ, जिसको लेंथ ऑफ b या इसको कह सकते हैं x बार, इसको क्या कहते हैं हम लोग सिंपली बोलते हैं ना y प्लस और माइनस 1। अब इसमें दोनों में डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, ये रख दीजिए और ये रख दीजिए, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या d/d इंटू लैम्डा, सिंपल। यही आपका फ्रिंज विड्थ का आ गया। तो जिसके लिए अलग एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है जिसको हम लोग फ्रेम हॉफर के एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो दोनों चीज सेम ही है,
चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी से रिलेटेड। इंटेंसिटी से रिलेटेड क्या वो देखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। देख लीजिए क्वेश्चन है, इफ I1 एंड I2 आर टू इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, वेव सोर्सेस बोल सकते हैं, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे फाइंड करना है सुपरपोजिशन की वजह से। देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट जो आपका इंटेंसिटी होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन मैक्सिमम और मिनिमम। आपको मैक्सिमम और मिनिमम का चर्चा करना है। तो आप लोग जानते हैं कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, I इज मैक्सिमम इफ cos phi इज इक्वल टू क्या होता है कि जब cos phi का वैल्यू 1 होगी, cos phi का वैल्यू 1 होगी, तो cos phi का वैल्यू जो आपका 1 होता है वो कहाँ होता है, 2n पाई पर। तो जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर ये cos phi बराबर 2n पाई होता है, तो उस केस में आपका नेचुरल नंबर लिखते हैं, इंटीजर लेंगे, तो उस केस में आपका क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो उस केस में ये आपका वैल्यू 1 होता है, तो उस केस में ये i बराबर क्या देगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये जो हो गया मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है, यहाँ पे इसी में लिख लेते हैं मिनिमम। ये मिनिमम होगा जब cos phi इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 2n प्लस 1 इंटू पाई होगा तो ये आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और ये जो हो जाएगा आपका ये cos phi का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। दैट मींस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे phi इक्वल टू है, तो cos phi इक्वल टू 2n प्लस phi इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा, तो cos phi इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो cos phi इक्वल टू -1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर cos phi इक्वल टू इससे पहले लिखा गया था 2n पाई, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग phi इक्वल टू 2n पाई एंड cos phi इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखिएगा phi इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई और cos phi इक्वल टू -1। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इस cos phi का -1 होगा, तो यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा, फिर ये आपका माइनस आ जाएगा। तो ये जो हुआ ये आपका मिनिमम का केस है। अगर मिनिमम इंटेंसिटी चाहते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी I1 एंड I2, देन यू हैव टू गेट I इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 1 I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी में एक और आता है केस, अगर ये आप लोग समझ गए मिनिमम और मैक्सिमम। अब इसी में एक और केस आता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बोर्ड में कभी पूछ जाता है। अब है वो इफ मान लीजिए I1 बराबर I2 दे दिया और मान लीजिए वो I के बराबर है, तो उस केस में जो आपका IR होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 मतलब I प्लस I 2I प्लस 2 इंटू रूट अंदर I1 इंटू रूट अंदर I2। तो I1 और I2 जब दोनों बराबर है तो I रूट अंदर I गुना रूट अंदर I हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2I और इंटू आपका क्या है cos phi। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इससे पहले था क्या कि दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट थी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या है कि फेज डिफरेंस ये जो आपका फेज है वो आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे इंटेंसिटी फेज डिफरेंस आपका फेज डिफरेंस आपका वैरी करता है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, 2i कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस cos phi, और अगर इसमें से 2i कॉमन ले लेंगे तो ये आपका दो पॉसिबिलिटी देता है, या आपका एक ही पॉसिबिलिटी से निकल सकती है। तो 2i 1 प्लस cos phi, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर phi बाय 2। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या दे रहा है 4i cos स्क्वायर phi बाय 2। तो आप यहाँ पे एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम होता है इट विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होगा तभी जब ये मैक्सिमम होगा। अब cos स्क्वायर phi बाय 2 कब मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे ये तभी मैक्सिमम होगा आपका जब ये
एन पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं फॉर फाई इक्वल टू एन पाई, क्योंकि आप इवन पाई लीजिए या ऑड पाई लीजिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लीजिए या ऑड मल्टीपल पाई लीजिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगी। तो यहाँ पे cos फाई बाई टू बराबर होगा एन पाई, तो यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि अगर ये फाई इक्वल टू 2 पाई के केस में रहता है तो इस केस में ये आपका मैक्सिमम क्रिएट करेगा। क्या करेगा? मैक्सिमम क्रिएट करेगा। और ये मिनिमम कब देगा? मिनिमम तभी देगा जब ये फाई इक्वल टू, और मैक्सिमम देगा कितना? ये फाई इक्वल टू 2 पाई के केस में देगा और मैक्सिमम होगा कितना? 4i होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं i बराबर मैक्सिमम 4i हो जाएगा। और जब मिनिमम की बात आएगी तो फॉर मिनिमम में क्या होगा कि आपका ये जो है ना ये फाई वो आपका 2n + 1 इंटू पाई आ जाएगा, क्योंकि 2n + 1 इंटू पाई आ जाएगा। हाँ, ये 2n पाई आपका पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2n + पाई हुआ तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। और ये पाई बाई 2 का वैल्यू ऑटोमेटिक cos पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 सबका वैल्यू 0 होता है, 0 हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो मिनिमम के केस में होगा ये वैल्यू आ जाएगा और वो आपका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये आपका इंटेंसिटी इनटू डिफरेंट केसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग का ये जो आपका इंटेंसिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था कि कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और प्रिज्म के बारे में, सॉरी प्रिज्म कहते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से नॉलेज करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट है कलर के बारे में, कोई क्योंकि कभी कभी पूछ देता है प्राइमरी कलर वगैरह के बारे में, एक दो एग्जाम की विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट ए प्राइमरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीमेंट्री कलर, तो कभी कभी पूछ देता है। तो उस सब के बारे में आप लोग को पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए फिर अगले क्लास में ओवर करते फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें डिस्कस करना है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।